नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया, शहर, जिले की खबरों पर विस्तार से नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। इजराइल का हमास मिलिट्री कमांडर के घर पर अटैक, हमास कमांडर के भाई की मौत। भारत से मैच खेलने अहमदाबाद पहुंची पाकिस्तान टीम। शनिवार को होगा वर्ल्ड कप महामुकाबला। और इजराइल में सुरक्षित है वडोदरा और गुजरात के नागरिक। फ्रेंड्स ऑफ इजराइल के फाउंडर निकेतन कॉन्ट्रैक्टर ने दी जानकारी। इजराइल और हमास की जंग में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच अमेरिका ने इजराइल की सहायता के लिए गोला बारूद भेजे हैं। इजराइल हमास जंग का आज 5वां दिन है। रात भर में इजराइल ने गाजा में हमास के 200 ठिकानों पर हमले किए। इजरायली एयरफोर्स ने बताया कि उन्होंने हमास कमांडर मोहम्मद देव के पिता के घर पर अटैक किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में देव के भाई की मौत हुई है। इजराइल और हमास की जंग में अब तक 2150 लोगों की मौत हुई है। इनमें से करीब 1200 इजरायली हैं। वहीं अब तक करीब 950 फिलिस्तीनियों ने भी जान गंवाई है। मंगलवार रात को अमेरिका का पहला ट्रांसपोर्ट प्लेन गोला बारूद के साथ इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर पहुंच गया। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार जंग को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, यह युद्ध अमेरिकी विदेश नीति की विफलता है। अमेरिका फिलिस्तीनियों के हित को नजरअंदाज कर रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध के हालात की जानकारी ली। बाइडेन ने मंगलवार देर रात व्हाइट हाउस से अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका इजराइल के साथ है। इजराइल में 1000 लोगों की अमानवीय तरीके से हत्याएं की गई है। इनमें 14 अमेरिकी नागरिक मारे गए। इजराइल में नरसंहार हुआ है। इजराइल को इस हमले का जवाब देने का अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने इजराइल के लिए मदद को दुगना करने की घोषणा की। बाइडेन ने कहा, ये आतंकवाद है, लेकिन दुख की बात यह है कि यहूदी लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज को इजराइल रवाना होंगे। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल रवाना होंगे। उनके गुरुवार को इजराइल पहुंचने की उम्मीद है। आगामी 14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच के चलते पाकिस्तान की टीम अहमदाबाद पहुंच चुकी है। इस मैच के चलते सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जा रही है। भारत में जारी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच का आयोजन किया गया है, जिसके चलते पाकिस्तान की टीम अहमदाबाद पहुंच चुकी है। इससे पहले 2012 में गुजरात में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले इस हाई वोल्टेज मैच के चलते कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। आज गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे और स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा की गई। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग पर वडोदरा के निकेतन कॉन्ट्रैक्टर ने वीएनएम टीवी से बात करते हुए कहा कि इजराइल में बसने वाले वडोदरा और गुजरात के लोग सुरक्षित है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अभी थमी भी नहीं है कि विश्व एक और जंग का गवाह बन रहा है, और वो है इजराइल और हमास के बीच चल रहा तनातनी। कोई जंग से कम नहीं है। वैसे हमास एक आतंकी संगठन है, लेकिन जंग कुछ इसी तरह से हो रही है जैसे कि दो देशों के बीच हो रही है, और विश्व के कुछ देश, अमेरिका जैसे देश, अब इजराइल को खुलकर सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसे में ये जो जंग है वो आगे चलकर भी तेजी पकड़ सकती है। इसी बीच इजराइल में कुछ लोग भी फंसे हुए हैं और गुजराती लोग भी वहां रहते हैं। वडोदरा शहर में फ्रेंड्स ऑफ इजराइल संस्था चलाने वाले निकेतन कॉन्ट्रैक्टर के पास हम आए हैं और उन्हीं से जानेंगे कि इजराइल में जो लोग हैं, गुजराती लोग हैं, खासकर जो इंडिया से गए हुए लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या उनसे कुछ बातचीत हो रही है और क्या स्थिति है फिलहाल इजराइल में, वो जानने की कोशिश करेंगे। निकू भाई, आप सीधे सीधे इजराइल के लोगों से जुड़े हुए हैं, इजराइल की जो स्थिति है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो, अभी तो ऐसा है कि इट्स अ वॉर लाइक सिचुएशन। पहले मैं ये कहूँगा कि ये स्टार्ट हमास ने किया। मैं मानता हूँ पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं दो पार्टीज में, दो देश में, लेकिन एक नियम होता है इन्वेशन का भी। जैसे हम लोग ने भी 1971 में इंदिरा जी ने ईस्ट पाकिस्तान इन्वेड किया, लेकिन ना हमने कोई लेडी की छेड़ती की है, ना कोई रेप किया है, ना कोई सोल्जर्स को गलत तरीके से मारा है।
80,000 सोल्जर्स का हमने समर्पण लिया एक दिन में, विदाउट एनीथिंग, कोई वायलेंस नहीं, कुछ भी नहीं है? तो ये एक एटिकेट होती है वॉर में कि कॉमन मैन को कभी नहीं परेशान किया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि कॉमन मैन जो फार्म पे काम करते थे, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट में काम करते थे, गवर्नमेंट में काम करते थे, थोड़ी इंडस्ट्रीज में काम करते थे, बहुत सारे टूरिस्ट थे, उन्हें आड़े धड़ मारा गया है। बिल्कुल इसका कोई हिसाब ही नहीं रहा है। अब आज भी आप CNN देखो तो आते हैं कि 14 अमेरिकन को पकड़ के ले गए, कोई जर्मन लेडी जो चल रही थी उसको रेप कर दिया। वो क्या है, उसका तो कुछ लेन देन भी नहीं है इसराइल के साथ उन लोगों का, वो वहाँ घूमने आए थे, पकड़ के ले गए आप। तो ये बहुत ही दुखीय और बहुत ही निंदनीय घटना है। इस वजह से ये पूरी वॉर लाइक सिचुएशन खड़ी हो गई है। रहा सवाल हमारे लोगों का, तो हमारे दो ग्रुप्स हैं। एक इंडियंस ऐसे हैं कि जो सालों पहले वहाँ चले गए और सेटल हो गए, वो तकरीबन 80,000 के करीब है। और दूसरे इंडियंस ऐसे हैं कि जो काम करने गए, और तीसरे इंडियंस ऐसे हैं कि जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पे वो। तो ऐसे मैं मानता हूँ कि उनकी संख्या बहुत नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि 10,000 है, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये जानना कि एग्जैक्ट कितना है। पर गुजराती फैमिली काफ़ी है वहाँ पे जो डायमंड का बिजनेस करते हैं, तो ये लोग काफ़ी सेफ हैं। मेरे थोड़े विद्यार्थी वहाँ पे हैं, वो भी सेफ है। अभी कल ही मेरी उनसे बात हुई, लेकिन टेंशन बहुत सारा है। किस तरह की सिचुएशन है वहां पर? डर का माहौल है क्या? सब कुछ बंद है वहां पर कि रूटीन लाइफ चल रही है? नहीं, इट डिपेंड्स एरिया वाइज है। जैसे यहाँ होते हैं, कई एरियाज खुले हैं, कई एरियाज बिल्कुल बंद है। डर का माहौल है, बहुत ही डरे हुए लोग हैं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, दुनिया में नहीं हुआ है कि लोगों ने दरवाज़ा खोल खोल के फैमिलीज को मारा है। तो डर का माहौल ज़रूर है। कॉलेजेस बंद है, स्कूल्स बंद है, मॉल्स भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। गवर्नमेंट की वार्निंग्स रहती है कि भाई जब आप सायरन सुनो तो बंकर में चले जाओ, जो हर घर के नीचे होता है, और जब फेज आउट सायरन सुनो तो बाहर आ जाओ। तो डर का माहौल बहुत सारा है वहाँ पे। डर का माहौल बना हुआ है, और ये जंग क्या रंग लाएगी वो तो आगे चलकर ही पता चलेगा। लेकिन हाल ही में इजराइल का डेलीगेशन गुजरात दौरे पर आया था, और यहाँ तक कि वडोदरा में भी उन्होंने विजिट की थी, और निजामपुरा में इजराइल का एक कल्चरल सेंटर बनाने तक की बात हुई है। सर, अभी अभी इजराइल का जो डेलीगेशन है वो यहाँ आया था, और उस वक्त क्या इस तरीके की कोई हालात पैदा होने की बात सामने आई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं आई थी। थोड़ा दिन पहले ये 4th और 5th वो यहाँ पे थे, और 6th को वो लोग गए मॉर्निंग में, और ये हुआ। उस टाइम पे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी। वी वर ऑल वेरी पॉजिटिव कि भाई एक सेंटर बना रहे हैं, ये उसका हम लोगों ने पूजा भी की वहाँ पे जाके ज़मीन पे, और उसके पहले कॉरपोरेशन के साथ मीटिंग की, क्योंकि कॉरपोरेशन मेन बॉडी है जिसकी परमिशन चाहिए हम लोगों को। तो उनके साथ मीटिंग की, मेयर, कमिश्नर, सबके साथ मीटिंग हुई है, और बहुत ही पॉजिटिव। इसका तो हम लोगों को 0.00001% भी अंदेश नहीं था कि ऐसा होगा। इनफैक्ट मैं खुद भी शॉक हो गया था। मैं अराउंड 10 बजे थे, मुझे एक का कॉल आया कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है इसराइल में। क्या हुआ? बोले नहीं कुछ अटैक है, ये हो। तो पहले मुझे लगा कि पहले भी ऐसे थोड़े बहुत स्क्रिमिश होते हैं हर 2-3 महीने। फिर पता चला कि ये बहुत ही सीरियस अटैक है। फिर जो हमारे एक वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स हैं इसराइल में, नित्सान, उनको मैंने फ़ोन किया। उसने कहा कि हमारे बाजू कम है, लेकिन तनाव बहुत है, लेकिन ये साइड पे बहुत सारा है, गाज़ा की साइड पे। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैंने कांटेक्ट किया सब स्टूडेंट्स का वगैरह, और पता चला कि सिचुएशन वाकई में बहुत ख़राब हो गई है।
कहा जा रहा है कि हमास जो आतंकी संगठन है उसे कहीं ना कहीं इजराइल द्वारा दबाया गया है, कुचला गया है, और वो जो सालों की उनकी जो दबिश थी वो इस तरह की बगावत के रूप में सामने आई है। इसमें कितनी सच्चाई है वो मैं जरूर निकू भाई से जानना चाहूंगी। सर, ये कहा जा रहा है कि हमास को कहीं ना कहीं इजराइल ने बहुत ज्यादा दबाया है, कुचला है, और इसी वजह से ये हमला हुआ है, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप? क्या वजह क्या है इस हमले की, क्या चाहता है हमास? देखिए, हमास एक ऐसा संगठन है जो बॉम्बे को भी चाहता है कि हमारा है। तो ये एक बहुत ही, कहते हैं, फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा एक्सपीरियंस आश्किलोन का है वो बहुत सारा है। मैं गाज़ा तक भी गया हूँ। रोज 18,000 लोग गाज़ा से इजराइल काम करने जाते थे। एक बार मैंने एक टैक्सी ली थी जो टेल अवीव ले जा रही थी मुझे आश्किलोन से। तो मैंने टैक्सी वाले को पूछा, बातों बातों में उसने कहा कि मैं हमेशा फ्राइडे को इनको छोड़ने जाता हूँ और फिर संडे को लेने जाता हूँ। तो मैंने कहा तुम तो जूइश हो, वो लोग अरब ड्राइवर्स भी है यहाँ पे। बोले ये मेरे 6 पैलेस्टीनियंस ऐसे हैं, ये कहते जाएंगे भी तेरे साथ और तेरे साथ ही हम जाएंगे लेकिन जॉब करने भी। तो ये बात नहीं है, ये पूरा हमास का ने एक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जो कि उनके पहले पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी थे जो मोहम्मद अब्बास अभी भी है वेस्ट बैंक में, उनके सामने खड़ा किया गया। उन्होंने पावर भी बाय फोर्स लिया है उनसे, और उनको सबसे ज़्यादा बैकिंग ईरान का है, क्योंकि ईरान में बहुत ही फंडामेंटलिस्ट लोग, अभी देखो उनकी नरगिस को नोबेल पीस प्राइज मिला, तो कितने सालों से वो जेल में है। अब थोड़े महीने पहले शाह ऑफ ईरान के सुपुत्र भी इजराइल आए थे, वो भी सबको मिले। जब शाह थे तब रिलेशंस बहुत अच्छे थे इजराइल के साथ। इनफैक्ट फ्लाइट होती थी जिसमें मेरे फादर गए थे, बॉम्बे तेहरान, तेहरान टेल अवीव, ईरान एयर की फ्लाइट। वहाँ से जब से शाह गए तब से बस ये एक शुरू हुआ है कि बस बदला लो बदला लो बदला लो। ये बदले की लड़ाई है, ये कोई प्रिंसिपल्स की लड़ाई नहीं है, ये कोई आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं है। ये बदले की भावना से काम करते हैं, और ये काम करते हैं इसीलिए वो वहाँ पावर में है ना। इतने सालों से गाज़ा उनको मिला हुआ है, ना उन्होंने स्कूल बनाए, ना कॉलेज बनाए, ना पानी का ठिकाना, ना लाइट का ठिकाना। आज भी लाइट इजराइल से जाती है गाज़ा में, एसेंशियल सर्विस है तो वो काटते नहीं है। इस बार काट दी, अब हालांकि किसको होगी, वहाँ के लोगों को होगी। पानी, वाटर सप्लाई तक भी नहीं है वहाँ पे। उन्होंने सारा पैसा इसी में लगाया है, और दुख है कि इंसान मरता है तो ऐसा नहीं दिखा जाता कि कौन सी जात का है। लाइक ये दैट इज बिलो द डिग्निटी, राइट। पैलेस्टीनियन भी बच्चे मरे तो हमें दुख होता है, इजरायलीज बच्चे मरे तो भी दुख होता है, हमारे बच्चे मरे तो भी दुख होगा कि उनका क्या कसूर था। आज सवाल ये है कि ये जो बच्चे तुमने मारे अंदर घुस के, वो बच्चों का क्या कसूर हो, तो जानते भी नहीं आप क्या कॉन्फ्लिक्ट है। लाइक ओल्ड लेडीज को मारो आप, वो क्या करेंगे तुमको? 80 साल की लेडी बैठी है, उसको तुम जाके ठोक दो, उसमें कौन सी बड़ी उन्होंने वो की है। तो मैं मानता हूँ कि ये मोरलेस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सपोर्ट मिला है इजराइल को परेशान करने का, और इसलिए हो रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, अमेरिका का क्या रोल मानते हैं आप इस पूरी लड़ाई में? मैं तो मानता हूँ अमेरिका, भारत सारे टोटल इजराइल के साथ है, कंप्लीटली विद इजराइल, और होने भी चाहिए। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इजराइल भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इनफैक्ट मैं ऐसा मानता हूँ कि इजराइल हमारे से भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, क्योंकि वहाँ की इलेक्शन सिस्टम ऐसी, हमारे वहाँ ऐसा होता है कि एक कैंडिडेट दूसरा कैंडिडेट, ये हार गया एक जीत गया और पार्टी बन गई, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मेजॉरिटी में आई, वो पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा। वहाँ ऐसा नहीं है, उनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ताकि अगर मुझे 10% वोट मिलते हैं तो 10% पार्लियामेंट की सीट मेरी, किसी को 20% मिलते हैं तो हमेशा सबको वॉइस मिलता है। ये सिस्टम बड़ी यूनिक उन्होंने बनाई है कि इवन 2%, 3%, 4% लेने वाली पार्टी का भी एक MP होगा तो उनको वॉइस मिलता है। हर एक जन को वहाँ वॉइस मिलता है डेमोक्रेसी में। तो इजराइल एक बहुत ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ अरब पार्टीज भी है अंदर। आपको जान के ताजुब हुई कि जो टेल अवीव है, जो उनका कमर्शियल सिटी है, कमर्शियल कैपिटल है, वहाँ का सबसे बड़ा होटेलियर एक अरब है, अबू लाफिया। बेकर भी है वो बहुत बड़ा।
तो मैं ऐसे समझता हूँ कि डेमोक्रेसी नॉट ओनली यूएसए इंडिया पर सारी डेमोक्रेटिक कंट्री को इजराइल को बैक करना चाहिए, और अरब कंट्रीज को भी कुछ भी करके इन लोगों को कम करना चाहिए, बिकॉज जो आज यहाँ हुआ है कल कहीं और भी हो सकता है। एक और हम विश्व में शांति का संदेश फैला रहे हैं और दूसरी ओर इसी तरीके के हमले की खबरें जब आती है और जंग की खबरें जब आती है तो वाकई में विश्व के देशों के लिए भी सोचने लायक बात हो जाती है। भारत के प्रधानमंत्री को कल ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फोन भी किया है, वहां के हालातों से उन्हें अवगत भी कराया है। हाल ही में प्रधानमंत्री इजराइल दौरे पर भी गए थे, यानी इजराइल के साथ हमारे संबंध है काफी मजबूत वैसे भी है। अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है, भारत भी सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे देश खुलकर सपोर्ट में आए हैं, क्योंकि जंग आखिरकार कोई नहीं चाहता, क्योंकि जंग में नुकसान देशों का होता है, उससे ज्यादा नुकसान होता है आम नागरिकों का, और वो कतई बर्दाश्त के बाहर है। निकू भाई भी यही कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है और इसे कहीं ना कहीं विश्व के अन्य देशों को भी इंटरफियर कर रोकना चाहिए। हाल ही में जारी वर्ल्ड कप 2023 में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच की नकली टिकट बेचने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक और भारत पाकिस्तान की मैच की टिकट नहीं मिल रही है, वहीं दूसरी ओर टिकटों की कालाबाजारी करने वाले मैदान में आ गए हैं। अहमदाबाद में ऐसे ही 4 लोगों को पकड़ने में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सफलता मिली है, जो टिकटों की कालाबाजारी कर रहे थे। आरोपियों के पास से नकली टिकट समेत का सामान बरामद हुआ है। इन आरोपियों ने अपने शौक पूरे करने के लिए नकली टिकट बनाकर 2000 से 20,000 में बेच दी है, जिस पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। और 4 आरोपी जो है उसमें से जो मेन जयमीन प्रजापति है, जो मुख्य सूत्रधार है, उसने धूमिल, कुश मीना और राजवीर ठाकुर इनके साथ मिलकर एक डुप्लीकेट टिकट प्रिंट करवाई थी और उस 150 टिकट हमने पकड़ ली, और जो 50 टिकट जो है उसने एक जो ग्राहक था उनको दे दिया था, वो भी क्राइम ब्रांच द्वारा कब्जे कर ली गई है। और टोटल 200 टिकट जो है वो कब्जे की गई है, और 50 टिकट जो बेची थी उसमें 3 लाख रुपए के आसपास जो है वो भी कब्जे कर लिए गए। एक्चुअली जो ओरिजिनल टिकट्स है उसमें 4 सिक्योरिटी फीचर्स है, जो बीसीसीआई द्वारा भी डिक्लेयर किए गए हुए हैं, सोशल मीडिया द्वारा भी बताए गए हुए हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है, एक्चुअली पूरा पेपर जो है वो कलर्ड है। आप थोड़ा सा उसको फाड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कलर्ड पेपर्स है। दूसरा बारकोड, हर एक टिकट्स के लिए पर्सनलाइज्ड बारकोड है, जो हर एक टिकट्स के साथ वेरी हो रहा है, अलग अलग है। तीसरा कि मैग्नीफाइंग ग्लास से आप जब देखोगे तब अलग से आपको दिखाई देगा कुछ छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन वो मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा ही दिखाई जाते हैं। और जब ओरिजिनल टिकट्स की कोई जेरोक्स निकालेगा तो उसमें वॉइड करके प्रिंट होके आ जाएगा, मतलब किसी के इसमें वॉइड ऐसा प्रिंट होके आ गया, वो भी डुप्लीकेट टिकट है। और वाटरमार्क, मल्टी कलर्ड पेपर, बारकोड और मल्टी लेंस का जो लिखान है वो इसमें टिकट में है। ये चारों चीजें जिसमें मैच हो रही है वही ओरिजिनल टिकट है, बाकी इसके सिवाय वाले जो भी है वो डुप्लीकेट टिकट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आम आदमी पार्टी को खत्म करने के आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे विधायकों और नेताओं के खिलाफ झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को कुचल दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। जैसे हमारी सरकार बनी 2015 में, 2016 में इन्होंने शुंगलू कमेटी बिठाई। शुंगलू कमेटी ने हमारी दिल्ली सरकार के तब तक जितने काम किए थे 400 फाइल मंगाई, 400 साढ़े 400 फाइलें मंगाई। सारी फाइलें बड़े बड़े अफसरों ने बैठ के जांच करी और एक पैसे का, नए पैसे का भी घोटाला नहीं निकला। उसके बाद मोदी जी ने हमारे एमएलएज के ऊपर झूठे झूठे केस करने चालू कर दिए। हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलएज पे अभी तक 170 से ज़्यादा केस कर चुके हैं, 170 से ज़्यादा, और उनमें 140 से ज़्यादा केसेस में जजमेंट आ चुके हैं, जिसमें सारे जजमेंट मोदी जी के खिलाफ हैं। सारे जजमेंट हमारे पक्ष में आए हैं कि झूठा केस किया गया हमारे एमएलए के खिलाफ, झूठी एफआईआर की गई, झूठी गिरफ्तारी की गई, गलत गिरफ्तारी की गई। उसके बाद इन्होंने पिछले 2 साल से हमारे मंत्रियों को और सीनियर नेताओं को अब गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया,
इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, इन्होंने कल अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी की रेड की। कल जो अमानतुल्लाह खान के यहाँ रेड हुई वो भी एक तरह से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए मोदी जी की पूरी मुहिम है, उसी का एक हिस्सा है। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, आप इतनी इंक्वायरी हमारी, बोले बस घोटाला कर दिया केजरीवाल ने, सड़कों का घोटाला कर दिया, बिजली का घोटाला कर दिया, पानी का घोटाला, इतने घोटाले, इतनी जांच करा ली। एक नए पैसे का मैं चैलेंज करता हूँ, एक नए पैसे का अगर आपको कहीं कुछ मिला हो, अगर मिला हो तो आपको लगता है मेरे को छोड़ देते मोदी जी, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। 2 दिन पहले जिन नेताओं को चिल्ला कर मोदी जी ने कहा कि इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, उन सारे भ्रष्टाचारियों को, जो मोदी जी की नज़र में भ्रष्टाचारी थे, उनको उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उन पे जितने केस कर रहे थे वो सारे केस खत्म कर दिए। तो भ्रष्टाचार, गुजरात के अंदर मोरबी ब्रिज गिर गया, मोरबी ब्रिज, कितने लोगों की मौत हो गई, कोई ईडी की रेड नहीं हुई, कोई सीबीआई की रेड नहीं हुई। बहुत ज्यादा अहंकार हो गया मोदी जी को। आप टीवी पे देखते हैं जिस तरह से वो चलते हैं, उनकी चाल में अहंकार नजर आता है, उनकी जुबान में अहंकार नजर आता है, उनकी बातचीत करने में अहंकार नजर आता है। जिस तरह से वो अब किसी इंसान को इंसान नहीं समझते। और अगर किसी देश के राजा को इतना ज्यादा अहंकार हो जाए तो फिर उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है। कल ईडी ने कोर्ट में बोला हमारे पास सबूत तो है, हम दिखाएंगे नहीं। तो अगर कोर्ट को ही सबूत नहीं दिखाओगे तो किसको दिखाओगे, अपने घर में रखोगे क्या सबूत। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट इस बारे में वो लेगा और उसके ऊपर उचित कदम उठाएगा। आप देख रहे हैं VNM TV। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं ब्रेक के उस पर खास खबरें अभी और भी हैं। बड़ोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, बड़ोदरा। શીરો નહીં દોસ્ત, આપણા માટે તો ગરમા ગરમ પાપડીનો લોટ. ઓહો આલિયા ભટ્ટ, શું પડે છે તારો વટ. વાવ, વોટ અ બાઇક, નાઇસ લાઇટ, વોટ અ કલર એન્ડ વોટ અ સ્પેસ. વાવ. આ બધો પ્રતાપ તો છેલ્લા 23 વર્ષથી થતા બરોડામાં મા શક્તિ ગરબાનું આયોજન કરનારા શ્રી જયેશ ઠક્કરનો છે. એ કેવી રીતે પણ? એમની કંપની મર્ક્યુરી ઇવીટેકનું ઇલેક્ટ્રિક બાઇક જે 1.25 લાખનું છે, એ બહેનો માટે ફક્ત 85,000માં છે. ઓ વાવ, વોટ અ વન્ડરફુલ યાર. અને બહેનો માટે તો એક ગુડ ન્યૂઝ બીજી પણ છે. અને બહેનોને પૈસાથી પાસ નથી લેવાનો, ફક્ત પ્રેમનો પાસ છે. અને એ પણ ફક્ત ને ફક્ત માતાજીની ભક્તિનો પાસ છે. એ હૈયે રાખીએ હામ. તો ચલો પછી મા શક્તિ ચટ જઈએ. તો પધારો જયેશ ઠક્કર દ્વારા આયોજિત मां शक्ति गरबा महोत्सव 2023। बड़ोड़ा सिटीजन काउंसिल का बाल गरबा महोत्सव, जहां सिर्फ बच्चे लेंगे गरबा खेलने का आनंद। 4 से 15 साल के बच्चे झूमकर खेल सकते हैं BCC बाल गरबा महोत्सव में। ना भीड़ भाड़ की झंझट और ना किसी के चपेट में आने का डर। यहाँ का टाइमिंग भी बच्चों की स्कूल को सूटेबल, शाम 7:30 से 9:30 बजे तक। रोज अलग अलग कैटेगरी में बच्चों को मिलेगा इनाम भी। इस बार भी OP रोड पर रिलायंस मेगा मॉल के सामने ही होगा BCC बाल गरबा महोत्सव। Passes available at Baroda Citizen Council, Nirmal, 321, 3rd floor, Abhishek Complex, Akshar Chowk, OP Road, Vadodara।
અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ. ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ. વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ. અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ. લોન માટે સિબિલની પણ જરૂર નથી. પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય. બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. તુરંત સંપર્ક કરો બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડ, 203B આઇવરી ટેરેસ, સર્કિટ હાઉસની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા. વોટ્સએપ નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. बड़ोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास. इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल. 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा. होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट. 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा. यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार. कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर. लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा. मॉनसून अभी पूरा भी नहीं हुआ कि गुजरात के भावनगर में पानी की किल्लत से परेशान लोगों को आंदोलन करने की नौबत आन पड़ी है. गुजरात में इस बार जमकर बारिश बरसी है. उसके बावजूद भावनगर शहर जिले में जगह जगह पानी की किल्लत अभी से लोगों को परेशान कर रही है. भावनगर के वरतेज गांव में कई सोसाइटी में पिछले कई सालों से पानी की दिक्कत हल नहीं हो रही है, जिससे आक्रोशित लोगों ने भावनगर राजकोट हाईवे पर चक्का जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. રજૂઆત સાંભળવા માટે આવ્યા છીએ અમે, અને એનું જેટલું બને એટલું વહેલું સોલ્યુશન થાય એ પ્રમાણે અમે પગલાં લેવાના છે. ટીડીઓ સાહેબને બોલાવ્યા છે, પાણી પુરવઠા બોર્ડવાળાને બોલાવ્યા છે, એમને મિટિંગ કરી અને આ જેટલું બને એટલું વહેલું એનું સોલ્વ. હું તો ઇન્ચાર્જમાં હજી હમણાં જ આવ્યો છું, એટલે બહુ મને પાકો ખ્યાલ નથી એમાં. અહીંયા અત્યારે ત્રણ સોસાયટી છે. સિદ્ધિવિનાયક સોસાયટી છે, પછી બીજી કઈ ખોડિયારનગર છે, અને ત્રીજી શિવ સિટી.
गुजरात के वडोदरा में सुभानपुरा में जय साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 3 दिवसीय आधार कार्ड कैंप का आयोजन किया गया है। वडोदरा के पश्चिमी इलाके में वार्ड नंबर 9 में भाजपा नेता राजेश आयरे के कार्यालय पर 3 दिवसीय आधार कार्ड कैंप आयोजित किया गया है। 11, 12 और 13 अक्टूबर को जय साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वडोदरा पोस्ट ऑफिस के संयुक्त तत्वावधान से आयोजित कैंप का बड़ी संख्या में नागरिक लाभ ले रहे हैं, जिसमें आधार कार्ड बनाने से लेकर सुधार तक की प्रक्रिया की जा रही है। आज रोज वोर्ड नंबर 9 तमाम विस्ताરના લોકો માટે ત્રિદિવસીય આધાર કાર્ડ કેમ્પ પોસ્ટના માધ્યમથી આપણું કાર્યાલય જસીરાની સર્કલ ખાતે રાખવામાં આવ્યો છે। 11, 12, 13 આ 3 દિવસમાં જે પણ લોકોના આધાર કાર્ડ સુધારા વધારા કરવાના છે, 18 વર્ષથી નીચેના વયના છે જેટલા પણ બાળકો છે તેમનું આધાર કાર્ડ કાઢવાનું બાકી હોય તો તેમની માટે પણ અહીંયા આધાર કાર્ડ કાઢી આપવામાં આવે છે। એ પણ તમામ પ્રકારની જે પણ આધાર કાર્ડને લગતી સેવાઓ છે એ તમામ આપણું કાર્યાલય ખાતે કરી આપવામાં આવશે। સાઈનાથ એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ તેમજ રાજેશભાઈ આયરે પણ આ કાર્યક્રમની અંદર સહયોગથી સૌ એકત્ર થઈને આ કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે। ત્યારે વિસ્તારના જે પણ લોકોનો આધાર કાર્ડ કાઢવાનો બાકી હોય, કેમ કે આધાર કાર્ડ એક એવું આઈડી છે કે જેના માધ્યમથી તમે ભારત દેશના નાગરિક છો, સાથે તમારે કયા કયા જગ્યાએ કેવા રીતના પુરાવા જોઈએ છે એમાંથી જ એક પુરાવો છે કે આધાર કાર્ડ હોવું એ ફરજિયાત છે। गुजरात के वडोदरा जिले के डभोई में बैंक फ्रॉड केस में उमेश कंसारा को गिरफ्तार किया गया है। डभोई महालक्ष्मी मर्केंटाइल बैंक के पूर्व मैनेजर समेत 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले में उमेश कंसारा को पुलिस ने कनाडा एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर सुरेश पटेल, असिस्टेंट जनरल मैनेजर यतिन जोशी और कर्मचारी उमेश कंसारा इस मामले में आरोपी थे। इन तीनों पर 3 करोड़ 15 लाख रुपए की गड़बड़ी के आरोप लगे थे। बैंक के मैनेजर गौरांग पंचोली की शिकायत के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी और ठगी की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की थी, जिसमें 3 में से 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ है। यतिन जोशी ने अग्रिम जमानत लेकर पुलिस में सरेंडर किया है। इस मामले में पूर्व मैनेजर सुरेश पटेल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कार्यरत है। गुजरात के वडोदरा शहर में जीएसएफसी कंपनी के घरनाले को साफ करने उतरे कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मचारी की मौत पर परिजनों ने कॉन्ट्रैक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वडोदरा की दशरथ ग्राम पंचायत में गोकुल वंजारा 8 साल से ठेकेदार गौरव के अंडर काम करते थे। मंगलवार को मृतक को जबरदस्ती जीएसएफसी का गरनाला साफ करने के लिए बिना सेफ्टी के गटर में उतारा था। इस दौरान गोकुल वंजारा की मौत हो गई। मामले में कामदार की सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतने पर परिजनों ने ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। मेरे पिताजी वहाँ 10 साल से काम कर रहे थे उधर ही गोरू के पास में पंचायत में। वो 10 सुबह 9 बजे काम पे चले गए थे। मेरी बहन भी गई थी और जीजा दोनों गए थे। जीजा ने गोरू ने बोला ये काम करने गए हैं, तो जीजा ने बोला भाई मैं ये अंदर काम नहीं करेगा, अंदर एक गड्ढा बहुत होगा, मैं हमारा मिल जाएगा इसलिए काम नहीं करेगा। वो 10,000 देगा तो फिर ही मैं नहीं करेगा बराबर। तो वो जीजा वहाँ पर मना बोलने बाद में और गोरू भाई ने क्या बोला, तुम दोनों जने वो दूसरी साइड चला जाओ। अब तो दोनों साइड दूसरी साइड चले गए। फिर पिताजी वो लोगों ने काम कराया, कैसे मृत्यु क्या मालूम। फिर बाद में फिर वो मेरे जीजा को लेने गए वो लोग कि तुम्हारे ससुर शांत हो गए हैं। फिर गाड़ी से ससुर को मेरे लेके आए, जीजा भी लेके आए, अंदर दिखाया, जीजा जी घबरा गए थे। फिर मेरे को 11:30 बजे उन्होंने फ़ोन किया मेरे जीजा जी ने कि बोले ऐसा कांड हो गया है, भाई मैं दवा खाने लेके आ रहा हूँ। पर जो उसने चौंटरा के पास काम करता था मेरे पिताजी, वो लोगों ने मेरे को खबर नहीं की, जानकारी नहीं की मेरे को कि तुम्हारे पिताजी ये दशरथ में गोरू भाई का है, पंचायत से काम करता है। गोरू भाई पंचायत से काम करता है, वो मेरे पिताजी 10 साल के पास काम करते हैं। पुलिस वाला हमारी सुन नहीं रहे। पुलिस वाले ने बोला रात को हम एफआईआर कराने के, सब हमारी एफआईआर लिखो आपकी। हमारी ये जो एफआईआर हुई है, ये आदमी ने बोला है कि इसका ये जो बोल रहे हैं कि आदमी खड्डे में उसको उतारा था। अब बिना सेफ्टी से उतारोगे तो मरने वाला ही आदमी, और 63 साल का बुढ़ा था, उसको उतारने की क्या जरूरत थी। फिर भी उन लोगों ने बोले तुम एक काम करो आवेदन दो। तो हमने ये आवेदन दिया है, तो उस आवेदन के ऊपर उन्होंने कॉपी दी। फिर हमको बोला कि बोले कि सुबह तुम्हारी कार्रवाई चालू हो जाएगी। अभी हम आए, पुलिस वाले को बोला कि सब हमारा बोले एफआईआर कॉपी दो हमको। बोले एफआईआर कॉपी तो बाद में मिलेगी, बोले आप तो बोले बॉडी ले जाओ और क्रियाक्रम करो। मैं हम क्रियाक्रम हम नहीं करेंगे सर, जब तक हमको बॉडी का हमारा जो कार्यक्रम नहीं होगा, जब तक हमको एफआईआर कॉपी नहीं मिलेगी तब तक हम उसकी लाश को बॉडी को हम ले नहीं जाएंगे यहाँ से। हमारा कहना यही है। और अभी पुलिस वाले बोल रहा है कि खड्डे में गिर गया था। मैं खड्डे में कैसे गिर गया था? खड्डे में काम करने वाला खड्डे में क्यों गिरेगा? काम करने वाला साइड से बाहर से करता। बोले कि हमको तो जो बोला वही लिखेंगे। मैं आपको बोला किसने? बोला हमको डॉक्टर ने बोला। डॉक्टर को किसने बताया? जब हमारा निवेदन नहीं लिया, हमारा कुछ नहीं लिया, पंचनामे में 2 आदमी की साइन करवा ली। बोले आदमी खड्डे में गिर गया था। बोले मैं कैसे साहब, खड्डे में नहीं गिरा है, उसको उतारा गया है, बिना सेफ्टी से उसको उतारा गया। तो आदमी की उसकी मृत्यु हो गई। उम्र वाला व्यक्ति था, 63 साल का आदमी था,
उसको आपने बिना खड्डे में GFC गरनाला था, GFC गरनाला मतलब कंपनी का, उसमें केमिकल ये वगैरह वो सब दुनिया भर के प्रदूषण वस्तु थी, उसमें जाने के दलदल में फंसते उसके पूरा स्वास्थ्य देखा, उसको जब निकाला बाहर तो मुंह से पूरा भरा हुआ था, पूरे बाल वगैरह सब उसके मतलब खड्डे में गिरा था, पूरा कीचड़ से पूरा लथपथ हो रहा था। तो उन लोगों ने उसको हिला दिला के वो कपड़े भी उनके वहीं पड़े हैं पंचायत GFC गरनाले के पास, उन्होंने लोगों ने नए कपड़े पहना के उनको यहाँ ला के एडमिट कर दिया। हमको बोला कि कुछ हुआ नहीं, बोले सांस चालू है, दवाखाने में भर्ती किया। फिर बाद में हम आए, यहाँ मालूम पड़ा तो हमको आए तो वो तो मृत्यु घोषित कर दिया। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी को पद नियुक्त करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। वे समाज सेवक थे जिन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। वडोदरा के चकली सर्कल पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा है, जहां आज उनकी जन्म जयंती के मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा माल्यार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका की मेयर पिंकी सोनी, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल और स्थानीय नगर सेवकों की उपस्थिति रही। लगभग 1921 में ત્યારે તેમણે ગાંધીજીના અસહયોગ આંદોલનમાં ઝંપલાવ્યું અને અસહયોગના આંદોલન દ્વારા એમના જીવનમાં જે નિર્ણાયક અસર પડી, જેના કારણે એનો આખો એમના સમગ્ર જીવન પર તેનો પ્રભાવ રહ્યો અને સ્વરાજ્યની લડતમાં પણ તેમને ઝંપલાવ્યું। અસહયોગના આંદોલન દરમિયાન વિદેશી વસ્તુઓનો વિરોધ કરવો અને અસહયોગ દ્વારા આઝાદીની લડતમાં સાથ આપવો એ એમના જીવનની નિર્ણાયક મહત્વની ઘટના રહી। તેઓ ભણવામાં ખૂબ હોશિયાર હતા, સાહિત્યમાં તેમને ખૂબ રુચિ હતી। એ સમયના ખ્યાતનામ સાહિત્યો અને સામાયિકો એ ખૂબ રસપૂર્વક વાંચતા હતા। મૈથિલી શરણ ગુપ્તા એમના પ્રિય કવિ હતા, જેમની કવિતાઓ જયપ્રકાશજીના હૃદયને રાષ્ટ્રપ્રેમની ભાવનાથી ભરી દેતી હતી। રાષ્ટ્રપ્રેમ માટે તેમને પોતાનું સમગ્ર જીવન અસહયોગના આંદોલન અને સ્વરાજ્યની લડતમાં આપ્યા બાદ એમના જીવન પર તેનો ખૂબ પ્રભાવ રહ્યો અને એમના દ્વારા જે એના કારણે એમના જીવનમાં વિચારોમાં બદલાવ આવ્યો, કામ કરવાની પદ્ધતિ અને માર્ગો બદલાયા અને જેના થકી લોકનાયક જેવા જયપ્રકાશજી કે જેમના જીવનનો એકમાત્ર ધ્યેય દેશ સેવા અને માનવ સેવા રહ્યો। આજે એમની જન્મજયંતિ નિમિત્તે એમને હૃદયપૂર્વક પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી। गुजरात के नर्मदा जिले के सेलम्बा में शौर्य जागरण यात्रा के दौरान हुए घर्षण के बाद रंजिश रखकर मारपीट की घटना सामने आई है। नर्मदा जिला के सेलम्बा में विश्व हिंदू परिषद की शौर्य जागरण यात्रा के दौरान 2 समुदायों में घर्षण की स्थिति सामने आई थी। इस दौरान सेलम्बा टाउन इलाके में मोहम्मद वसीम सलीम शेख के भाई साजिद की दुकान को नुकसान पहुंचाकर आग लगा दी गई थी। इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराने पर वसीम और उनकी बेटी पर हमला किया गया है, जिसकी जांच नर्मदा पुलिस कर रही है। एक जो विक्टिम है, साक्षी है वसीम शेख, उनको धमकी के फ़ोन आए और उनके ऊपर हमला हुआ। इसके कारण से हमने 2 अलग अलग गुना दाखिल किए थे। इस गुना के बाद में पुलिस ने जो तपास की उसमें से ऐसा बाहर आया है कि जो धमकी के फ़ोन आए थे वो वसीम जो खुद फरियादी है उन्हीं के एक रिलेटिव के थ्रू उन्होंने खुद ही करवाए थे। पुलिस ने उनको पकड़ा है और जो उनके ऊपर हमला हुआ था वो भी हमला उन्होंने खुद ही अपने तरीके से अपने ऊपर और अपने बच्ची के ऊपर किया था और खुद के हाथों से ही रेडियम कटर से खुद को घाव दिए थे और बच्ची को भी घाव दिए थे। इसके बाद में हमने वसीम शेख और जो नदीम है उन दोनों के ऊपर अलग अलग सेक्शन के अंदर 153A है, 181 है और 324 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर गुना भी दाखिल किया है और उनके ऊपर आगे की प्रोसीजर भी चल रही है। और लड़की पीड़ित है, सरकार पक्ष से हमने फरियाद दी है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के कलम भी हमने इसमें लगाए। बच्ची ने यही बताया कि सागबारा पुलिस स्टेशन से जब सेलम्बा जा रहे थे तो बीच में उसके पिताजी ने वहाँ पे गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के बाद कटर से पहले उसको मारा, जिसमें उसको थोड़ा सा लगा और उसके बाद में खुद के हाथों के ऊपर घाव दिए, खुद के शरीर के ऊपर घाव दिए और उसके बाद में फिर फ़ोन करके बाकियों को बताया। गुजरात के वडोदरा की सोशल वर्क फैकल्टी में छात्रों को मार्गदर्शन देने लेक्चर्स का आयोजन किया जाता है। एक ऐसे ही आयोजन में आज छात्रों को मार्गदर्शन दिया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी है। MS यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क में
एक विशेष लेक्चर का आयोजन किया गया जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस इन इंडस्ट्री पर छात्रों को मार्गदर्शन दिया गया। इस मौके पर MS UKFSW के एलुमनाई और नेटफेम इंडिया के हेड HR अमित करंदीकर ने छात्रों को मार्गदर्शन दिया। इस मौके पर फैकल्टी की डीन और हेड प्रोफेसर डॉक्टर भावना मेहता समेत के प्रोफेसर और छात्रों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। नेटाफिम कंपनी इज़राइल बेस्ड कंपनी है, तो अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए एज ए HR प्रोफेशनल्स वो क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में भी वो बच्चों को बताएंगे, ताकि क्राइसिस सिचुएशन में एज ए HR प्रोफेशनल आप किस तरह से काम कर सके उसी बारे में हमारे बच्चों को मालूम पड़े। गुजरात के सूरत में फिर एक बार ड्रग्स पकड़े जाने का मामला सामने आया है, जिसमें ड्रग्स तस्करी के मामले में पति पत्नी गिरफ्तार हुए हैं। गुजरात के सभी शहरों में अब शराब के साथ साथ ड्रग्स मिलना भी आम बात हो गई है। सूरत के रांदेर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें ड्रग्स की लेन देन करने वाले कपल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पति पत्नी दोनों ड्रग्स तस्करी में शामिल थे। इस मामले समीर मलिक और अकीला मलिक को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 20 ग्राम MD ड्रग्स बरामद हुआ है। रांदेर पुलिस स्टेशन में एक MD ड्रग्स पकड़ाયું છે 20.36 ગ્રામ જેટલું, જેની કિંમત આશરે 2 લાખ જેટલી થાય છે। એનામાં રાંદેર પોલીસ સ્ટેશનને બાતમી મળે કે બે ઈસમો આવી રીતના MD ડ્રગ્સ વેચવા માટે આવે છે રામનગર પાસે, જેથી પોલીસે બે પંચોના માણસોને બોલાવી એમને વાકેફ કરી અને પોલીસ પોતાની ઓળખ છતી ના થાય તે સાટું એ લોકોએ વેચ પલટો કર્યો, ખાનગી કપડામાં ખાનગી ગાડીઓમાં ત્યાં જે હોચ કરી અને આ કામના આરોપીઓને ત્યાંથી રામનગર પાસેથી પકડી પાડે અને તેમની ઝડપી તપાસ દરમિયાન પંચોની હાજરીમાં તેઓ પાસેથી 20.36 ગ્રામ જેટલું MD ड्रग्स મળી આવે। गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात वाइब्रेंट वडोदरा अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में 19 इकाइयों के साथ 5,359 करोड़ के MOU गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में किए गए हैं। वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल के सफल आयोजन के बाद 2023 में वाइब्रेंट में एक नया एडिशन किया गया है, जिसमें वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत सभी जिलों में छोटे बड़े कार्यक्रम कर वाइब्रेंट गुजरात का विकास गुजरात के सभी जिलों तक पहुंचाया जा रहा है। वडोदरा में भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अंतर्गत बड़े उद्योगों से लेकर छोटे कारीगरों तक को प्रोत्साहन देने की पहल सरकार की ओर से की जा रही है। इसी के तहत वडोदरा में विभिन्न क्षेत्र की 19 इकाइयों के साथ गृह राज्य मंत्री की उपस्थिति में 5,359 करोड़ के निवेश के MOU किए गए हैं। ये निवेश सिर्फ वडोदरा शहर जिले में होगा और निवेश से 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 5 કરોડ રૂપિયા જે અમે સાલાના કમાઈએ છે, આ 295 C295 એરક્રાફ્ટ જે MSME આની સાથે જોડાશે, કેમ કે મેક ઇન ઇન્ડિયા છે, એટલે અમારી સાલની 25 કરોડ રૂપિયાની ઇન્કમ થાય એટલો લાભ આ વડોદરા અને મધ્ય ગુજરાતની MSME ને થવા જઈ રહ્યો છે। આપણે કઈ રીતે કામગીરી આપી શકીએ તે માટે આ વર્ષે એક નવો પ્રયાસ વાઇબ્રન્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટનો કરવામાં આવ્યો છે। 100% એશ્યોર કરું છું કે ગુજરાતની શાંતિ સલામતી એ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે હંમેશા બની રહેશે। તમને લોકોને કોઈ બી પ્રકારની મદદની જરૂર હોય, અમે હંમેશા તમારી જોડે ઊભા છે। વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતનો જે વિકાસ છે એ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓ સુધી કઈ રીતે પહોંચે। नंदेसरी GIDC संगठन के ग्राउंड माउंटेन सोलर सिस्टम के लिए 224 करोड़, आर्कल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर के लिए 100 करोड़, ईशान इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ 100 करोड़, श्रीजी डेवलपर्स के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पार्क के लिए 94.04 करोड़, वेबोलॉजी स्पेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ 15 करोड़, स्पीड पोस्ट वेंचर के साथ 30 करोड़, प्रथम प्रॉपर्टीज के साथ 70 करोड़, स्मार्ट डेवलपर्स वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ 70 करोड़, तन्मय इंफ्रा के इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 61.36 करोड़, कृष्णा डेवलपर के लिए इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 58.15 करोड़, साई इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 53.15 करोड़, यूगलैंड मार्ग के VMC के साथ 48 करोड़,
ग्रेस मेडिकल सर्विसेज, ग्रेस कनेक्ट और ग्रेस हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म के साथ 45 करोड़, शिवांता पेपर लिमिटेड के 45 करोड़, कृष्ण सकाई के 40 करोड़, ग्लोबल कॉर्प के साथ 40 करोड़, त्रिशूला के साथ 20 करोड़ और क्वेक सेप्टिक लिमिटेड के इकोसिस्टम लॉजिस्टिक के लिए 10 करोड़ के एमओयू किए गए हैं। વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત, વાઇબ્રન્ટ વડોદરા એ કક્ષાનો જે પ્રી વાઇબ્રન્ટ ઇવેન્ટ જે કહી શકાય એવા ઇવેન્ટનું આયોજન કર્યું હતું. પ્રી વાઇબ્રન્ટ ઇવેન્ટમાં લગભગ 5359 કરોડ રૂપિયાના એમઓયુ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સાથે કરવામાં આવ્યા છે. વધુમાં અહીંયા 10થી વધારે પણ ટેકનિકલ સેશન્સનો સેમિનાર પણ આયોજન કરવામાં આવેલો છે, જેનો લાભ અહીંની ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશન લઈ શકશે. આમ જોવા જઈએ તો આજે જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત જે આગામી જાન્યુઆરી 2024માં જે આયોજન કરવાનું છે એના ઇન્વિટેશનના ભાગરૂપે દરેક રાજ્યમાં, અને દરેક રાજ્ય એટલે કે આપણા ગુજરાતના દરેક 33 જિલ્લાઓમાં અને 4 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં એમ કરી 33 પ્લસ અનધર બીજા 4 એમ કરીને 37 આવા પ્રી વાઇબ્રન્ટ ઇવેન્ટનું આયોજન કરવાનું છે. એમાંથી ઘણા બધા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં અત્યારે હાલ સારો એવો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે અને એવી આશા રાખું છું કે અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ આવો જ પ્રતિસાદ મળતો રહેશે. गुजरात के वडोदरा के वाड़ी इलाके में स्वामीनारायण मंदिर से गाजरावाड़ी पानी की टंकी तक जाने वाली सड़क पर विकास कार्य का आगाज किया गया है। वडोदरा के वाड़ी में रंगमहल चबूतरा निकट ड्रेनेज लाइन पर मशीन हॉल बनाने के काम का भूमि पूजन हुआ है। सिंकिंग सिस्टम से यहां मशीन हॉल बनाने के काम की शुरुआत की गई है। इस मौके पर वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। वाड़ी रंगमाल स्वामीनारायण मंदिर से लेके वाड़ी पानी की टंकी के बीच में जो रंगमाल चबूतरा है, वहाँ पे जो ड्रेनेज का लाइन था 250 mm का, जो 6 मीटर की गहराई में था, वहाँ पे बार बार ड्रेनेज चौकअप की फरियाद आ रही थी। तो आज 2 आरसीसी शाफ्ट बना के 2 मशीन होल बनाने के काम का खातमुहूर्त किया गया। काम की कीमत करीब 45 लाख रुपया है। लगभग 3 मास के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इससे ड्रेनेज में जो चौक होते थे और उसकी सफाई में जो भी प्रॉब्लम आते थे तो वो सब प्रॉब्लम में वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 15 के समाविष्ट सभी विस्तारों में ये जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा और ड्रेनेज लाइंस को क्लीनिंग करने का काम भी इजी होगा आपसे। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें, शोज और अपडेट्स आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम टीवी। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।